गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेशन है नई सीरीज का। आज हमारा फर्स्ट सेशन है नई सीरीज का। जो कल आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई थी, उस इंफॉर्मेशन में आपको ये बताया गया था जो सीयूईटी का मैथ्स का जो सिलेबस है आपका, वो पूरे का पूरा अच्छे से क्लियर तरीके से आपको जो भी कंप्लीट पार्ट है वो आपको कराया जाएगा। तो आज इस सेशन के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि जो आपका सिलेबस चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, बढ़िया तरीके से करना है आपको। तो आज आपका डे 1 है। मैंने आपको बताया था कल डे टू डे प्लान आपको बताया जाएगा। तो आपका डे 1 का जो प्लान है आज का, क्या प्लान है, अलजेब्रा वाला जो पार्ट है वो हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके साथ क्लियर करा जा सके, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके साथ क्लियर किया जाएगा। कौन से वाला पार्ट क्लियर किया जाएगा? अलजेब्रा वाला पार्ट। देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी आ रही है, बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा है, सर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। अरे भैया जी, जो आपका क्लास 12th के अंदर मैथ्स का सिलेबस है वही आपका सीयूईटी 2025 का सिलेबस है। जितने भी आपके चैप्टर्स आपके वहां इंक्लूड रहेंगे क्लास 12th के अंदर, जो कि अभी आप लेटेस्ट अभी आपने पेपर दिया भी है, वही सेम एज इट इज जो पार्ट है आपका, वो भी वही सेम सिलेबस आपका सीईटी 2025 का है, जो कि आपकी मैथ्स सीबीएसई के अंदर था। ये जो आपका और अनदर बोर्ड जो भी आपका रहा होगा, जो वो आपका सिलेबस था, वही सेम सिलेबस आपका यहाँ पर रहेगा सीयूटी के अंदर, सेम चैप्टर्स। एक बात और, सारे का सारा जो भी पार्ट रहेगा दैट इज ओनली कवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। जो सारा का सारा जो पार्ट है वो एनसीईआरटी से कवर्ड होने वाला है। देखिए आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, अगर आपने क्लास 12th के अंदर मैथ्स वाले पार्ट के अंदर अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है, अगर आपने क्लास 12th के अंदर मैथ्स वाला पार्ट अच्छे से रिवाइज कर रखा है, तो आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद बात खत्म। ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है। आपने अगर क्लास 12th के अंदर मैथ्स का पार्ट अच्छे से क्लियर कर रखा है तो आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं रहेगी बेटा। आपको इसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाना है, और ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा आपका। क्लियर? देखिए टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए हम डिटेल थ्योरी के अंदर तो नहीं जा सकते, हाँ, बट थोड़ा सा जितना भी कोशिश हम करेंगे कि ओवरव्यू जो रहेगा पूरे की पूरे चैप्टर्स का, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे वो आपको ऑरली डिस्कस कराए जाएंगे। थोड़ा सा पार्ट रिवाइज कराना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट कर दे, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते थे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू लेकर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज डे 1 का क्या प्लान रहेगा आपका? डे 1 का प्लान ये है कि हम अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। अलजेब्रा के अंदर 3 पार्ट आपके आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक मैट्रिक्स आता है, एक डिटर्मिनेंट आता है, एक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आता है। ये 3 पार्ट आपके इसके अंदर आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट अगर मैं बात करूं क्लास 12 से रिलेटेड, मतलब एडजॉइंट आता है, एडजॉइंट इनवर्स, उसकी बात कर सकते हैं। तो आज डे 1 का प्लान अलजेब्रा का कोशिश करना है। पहले थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, उसका जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके चेक कर सकते हैं कौन से हमें क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं करा सकते क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम जितने ज्यादा डिफरेंट कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस बच जाएंगे वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा वाला जो पार्ट है आपका, उसको एक बार अच्छे से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, तो अलजेब्रा के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो आपका है मैट्रिक्स का। अलजेब्रा के अंदर जो भी आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, अलजेब्रा के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा
फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो आपका है मैट्रिक्स का, सेकेंड टॉपिक आपका डिटर्मिनेंट का है। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हम बात करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा मैट्रिक्स का। देखिए मैट्रिक्स जैसे स्टार्ट होती है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, सिंपल और बेसिक ओवरव्यू लेके चलेंगे पूरे चैप्टर्स का, क्योंकि अब अभी आपने लेटेस्ट क्लास 12th का सीबीएसई का पेपर भी दिया होगा मैथ्स का, तो बेसिक थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका पूरे का पूरा पार्ट, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारे सामने मैट्रिक्स की बात आती है तो हमें एक बात याद आती है भाई रो और कॉलम्स की, जो आपके एलिमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो इन द कॉलम। जो भी आपके एलिमेंट्स है उसको अरेंज करना, किस फॉर्म में अरेंज करना, रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना, उसको मैट्रिसेस कहते हैं। सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा डिस्कस करते हैं हम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है भाई? ऑर्डर होता है आपका नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, n इंटू पी लिख देते हैं भाई, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। याद रखिएगा ऑर्डर का क्या होता है भाई? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट इज द ऑर्डर। ऑर्डर डिसाइड करता है किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रो अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ कॉलम अवेलेबल है। रो जो होता है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में काउंट होती है, और जो कॉलम होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में काउंट होते हैं? वर्टिकल फॉर्म में काउंट होते हैं। जो हमारी रो होती है वो कॉलम फॉर्म में लिखी जाती है, और जो हमारे कॉलम होते हैं वो हम रो हॉरिजेंटल फॉर्म में होती है, और जो कॉलम होते हैं वो हमारे वर्टिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्लियर? अगर किसी भी मैट्रिक्स का मान लीजिए ऑर्डर हमारे को दिया है 2 क्रॉस में 3, तो अगर हम इसकी बात करें तो 2 इंटू 3 तो 6 होता है। ऑर्डर जो है वो है 2 क्रॉस 3। ऑर्डर पूछा जाए तो 2 क्रॉस 3 है। जब आप ऑर्डर के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो नंबर बचता है वो हमारा आता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो वहां पर निकल जाते हैं। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नंबर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो वहां पर हमारे आ जाएंगे उसको मल्टीप्लाई कराने के बाद। सबसे पहली कैटेगरी हमारी ऑर्डर क्या आती है? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर पूछा जाता है, किस तरीके से मल्टीप्लाई कराने के बाद उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं। किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को? किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा हम इस वाली ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, बट ये वाली ब्रैकेट बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज किया हुआ है। ऑलमोस्ट जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज किया हुआ है। जब भी हम किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हम यहाँ पर वो मान के चलेंगे कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद है तो वहां पर हम मैट्रिसेस की बात हो रही है, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। यहाँ बॉटम में यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखा जाता है। जो भी आपका ऑर्डर होगा वो आप बॉटम में राइट साइड पर लिखा जाता है। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रो है, मल्टीप्लाई उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ कॉलम है। वहां से हम मल्टीप्लाई करा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो भी हम इसके अंदर से आइडेंटिफाई करा सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था आपका ऑर्डर का। उसके बाद बात स्टार्ट होती है बेटा आपकी टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। टाइप ऑफ मैट्रिसेस के अंदर बहुत सारी मैट्रिसेस होती है, बट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमारे अंदर आती है रो मैट्रिक्स। याद रखिएगा, देखिए मैट्रिक्स के अंदर जो कंडीशन आपको बताई जाए, सिर्फ अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो उस टाइप की मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो उस टाइप की मैट्रिसेस नहीं है। सबसे पहली मैट्रिक्स आती है बेटा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ हमारी एक ही रो बनती है। रो मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर हमारी एक ही रो होती है, सिंगल रो होती है, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम जितने भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कॉलम जितने भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ रो इन द पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज 1। अगर नंबर ऑफ रो 1 होती है तो वो रो मैट्रिक्स है। ऐसे ही अगर मेरे से कोई कहे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, भाई कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर मुझे नहीं पता कितने रो है, नंबर ऑफ कॉलम जो होने चाहिए वो 1 होने चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो 1 है तो वो हमारी रो मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो वो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई? जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। देखिए छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कंडीशंस हैं, ये आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी कि इस पर्टिकुलर मैट्रिसेस के लिए ये कंडीशन लगाना जरूरी है।
रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की बात करें तो नंबर ऑफ रो जो होंगे नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होने चाहिए, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चलने वाली मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। इस मैट्रिसेस के टाइप बहुत ज्यादा है, डायगोनल मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सारी की सारी जो कंडीशंस ऑफ मैट्रिसेस होती है वो स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर ही आती है। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है भाई, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट किस जिस मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं उस मैट्रिसेस को स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं, और जिसके अंदर बराबर नहीं होते हैं उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। कॉलम मैट्रिसेस के अंदर एक ही कॉलम होता है, रो मैट्रिसेस के अंदर हमारी एक ही रो होती है, उसको हम रो मैट्रिसेस कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कई नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस की हम बात कर सकते हैं, कई अलग अलग तरीके की भी मैट्रिसेस उसके अंदर हमारी आ सकती हैं। चेक कराता है आपको कि कौन कौन सी मैट्रिसेस के अंदर कि कौन कौन सी कंडीशंस हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं बेटा आपसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये दो टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं भाई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होती है इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है बेटा इसके अंदर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंदर। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब वो चीज क्या होती है भाई, आपको ट्रांसपोज के बारे में पता होना चाहिए। अब इसकी अगर हमने बात कर ही दी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, इसके लिए आपको ट्रांसपोज आना चाहिए। अब सबसे पहले पता आना चाहिए ट्रांसपोज क्या होता है। डायरेक्ट पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिसेस के अंदर अगर आप नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं तो उस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज हो गया है। मतलब इंटरचेंज द नंबर ऑफ रो विद द नंबर ऑफ कॉलम। अगर आप किसी मैट्रिसेस को नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम चेंज कर देते हैं तो उसका ट्रांसपोज हो गया है। अगर इसका मैं ऑर्डर की बात करूं, इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है, तो अगर मेरे को इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करना है तो इसको पहले तो लिखा कैसे जाएगा, जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, ए का ट्रांसपोज। ऑर्डर जो होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, जैसे जो हॉरिजेंटल है वो वर्टिकल बन जाएगी, 1 2 3, सेकेंड हॉरिजेंटल सेकेंड वर्टिकल, 4 5 6। ऑर्डर चेक कर सकते हैं, क्रॉस उल्टा हो गया है, जो इसका ऑर्डर है वो उल्टा हो गया है। इसके बोलते हैं ट्रांसपोज। एक ट्रांसपोज की आइडेंटिफिकेशन और भी होती है, या ए की पावर ट्रांसपोज लिखिए, ए की पावर डैश लिखिए, बोथ आर सेम, इसका मतलब भी ट्रांसपोज ही होता है। तो अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में जानना है तो आपको ट्रांसपोज करना बहुत जरूरी रहेगा। ट्रांसपोज होता क्या है, कोई एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उस मैट्रिक्स के अंदर कितने भी रो और कितने भी कॉलम है, इंटरचेंज द रो एंड कॉलम। आप क्या करिए, उसके रो को उसके कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए। जो भी आपकी हॉरिजेंटल वाली लाइन है आप उसको वर्टिकल वाली लाइन बना दीजिए। एक आइडेंटिफिकेशन और है, जो आपका ऑर्डर है वो पलट जाएगा। 2 क्रॉस 3 का है तो कितने का हो गया, 3 क्रॉस 2 का हो गया। ये हुआ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे बताएगा, कौन सी टाइप की मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, वो कैसे बताएगा वो चेक करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स करा और वही आ गया तो हमारी जो मैट्रिसेस होती है बेटा वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उसमें नेगेटिव का फर्क आया तो वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अगर हमने ट्रांसपोज किया वापस से वही मैट्रिक्स आ गई तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव का फर्क आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अब सारी बात आई सर इन दोनों में से कुछ ना आया तो क्या करें भाई, ना तो वो सिमेट्रिक है ना तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल दिस वन, हमारा ये पास एक ये मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज ना तो ए के बराबर है ना उसमें नेगेटिव का फर्क है। इसलिए जो मैट्रिक्स जो ए गिवन मैट्रिसेस लिखी है, ना तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है और ना ही हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो आप ये सारी चीजें याद रखिए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फर्क होता है। देखिए ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, मैं आपसे बेसिक बता रहा हूं कि ये इसमें ऐसे ऐसे आप चीजें कर सकते हैं। अब दूसरी और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में क्या होती है वो ध्यान से सुनिए। अब आप
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंदर अगर आपको कोई मैट्रिसेस बनानी है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। अब सारी बात आई, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर कॉलम की पोजीशन और रो की पोजीशन सेम होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अगर हमारे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, अगर हमारे को वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को जीरो करना पड़ेगा। अब बात आई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर कॉलम और रो की पोजीशन सेम होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे उनमें नेगेटिव का फर्क होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन मतलब A12 और 21, 13 और 31, 23 और 32। जैसे ये 4 है तो ये -4, ये -5 है तो ये 5, ये 3 है तो ये -3, दोनों में नेगेटिव का फर्क होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स जो बनती है वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाई जाती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि क्या कंडीशन लगाई जाए जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए क्या कंडीशन लगाई जाए, फर्स्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ the skew symmetric matrix is always zero and the corresponding elements having different sign, मतलब एक का पॉजिटिव है तो एक का नेगेटिव होना चाहिए। अब इसी के रिगार्डिंग कोई कहेगा सर बताइए सिमेट्रिक के अंदर क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक के अंदर क्या कंडीशन होती है, सुनिए बेटा। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये वाले दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो उसके पेयर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा यहाँ पर, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो वो कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का साइन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन बट डिफरेंट साइन, साइन तो अपोजिट होने चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में हम ये बात कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब बता दिया आपको कि कंडीशंस बता दी, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आना बहुत कंपलसरी है, याद रखिएगा। इसके बिहाफ पे बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसके बिहाफ पे सर, कि दी हुई मैट्रिक्स बताइए सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, वो अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना तो आपको वहां पर बताएंगे। बड़े सारे इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसके अंदर कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बिना दी हुई मैट्रिक्स के कि दी हुई मैट्रिक्स बताइए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, वो हम डिस्कस करेंगे, अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा पार्ट था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कई सारी टाइप की मैट्रिक्स आती है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। चाहे हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोल दें, चाहे हम उसको यूनिट मैट्रिसेस बोल दें। रिप्रेजेंट जो होती है बेटा वो आई से होती है, आपकी कैपिटल आई से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं किसी भी मैट्रिसेस को, याद रखिएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिसेस होती क्या है, याद रखिए स्क्वायर मैट्रिसेस होती है जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। कभी अगर I2 लिखा है इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 2x2 का है। I3 लिखा है एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 3x3 का है। अभी आपको बताया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और नॉन प्रिंसिपल जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे 1 होंगे। या तो 2x2 का आएगा या 3x3 का आएगा। अब बोलते हैं 1x1 का बन जाए तो क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना आपको, एक एलिमेंट ऐसे ही आएगा, ये बोलते हैं 1x1 की है। अब 1x1 की है तो एक ही रो और एक ही कॉलम रहेगा, एक ही रो और एक ही कॉलम रहेगा तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। अब वो एलिमेंट कौन सा होगा, वो एलिमेंट होगा आपका सिर्फ 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस यूनिट मैट्रिक्स होती है। कंपैरिजन बड़े आराम से करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। इसके रिगार्डिंग इसके बिहाफ पे एक मैट्रिसेस और बनती है जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन प्रिंसिपल जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 होने चाहिए, नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो 0 होने चाहिए।
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो। अब कहोगे सर ये तो स्केलर में भी, आइडेंटिटी में भी जीरो नहीं थे, आइडेंटिटी में बेटा 1 थे, लेकिन स्केलर की अगर मैं आपसे बात करूं, लेकिन अगर मैं आपसे स्केलर मैट्रिसेस की बात करूं तो कंडीशन क्या आती है बेटा, ये वाले जो एलिमेंट होने चाहिए वो ये होने चाहिए, ये सेम तो होने चाहिए, 1 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन प्रिंसिपल जीरो होने चाहिए और प्रिंसिपल जीरो नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए लेकिन जीरो नहीं होने चाहिए। अब तुम कहोगे बेटा यहां भी तो 1 1 है सर, जो कि ये फिर ये वाली मैट्रिसेस स्केलर मैट्रिसेस नहीं है, बिल्कुल है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिसेस। आप कंडीशन के ऊपर जाइए, कंडीशन मैंने आपको स्केलर की क्या बताई है, स्केलर की कंडीशन आपको ये बताई गई है कि नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो जीरो, ये सेम होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, सेम तो है जीरो नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी हमारी एक स्केलर मैट्रिसेस है। 2024 के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस स्केलर मैट्रिसेस है या नहीं है, बिल्कुल है, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, स्केलर मैट्रिसेस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस इज स्केलर मैट्रिसेस, याद रखिएगा ये बात। इसके बिहाफ पे तीसरी एक मैट्रिसेस और बनती है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। जो नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, ये वाले एलिमेंट्स सेम हो चाहे ना हो लेकिन नॉन जीरो होने चाहिए। अब कहोगे ये है, बिल्कुल है, ये है, बिल्कुल है, तीनों के तीनों हमारी कौन सी मैट्रिसेस होंगी, हमारी डायगोनल मैट्रिसेस होंगी। डायगोनल जो होगा वो नॉन जीरो और बाकी सारे जीरो। इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, DIAG, और जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं वो मेंशन किए जाते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, ये जो डायगोनल मैट्रिसेस होती है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कि नॉन प्रिंसिपल वाले आते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो प्रिंसिपल वाले आते हैं, क्योंकि नॉन प्रिंसिपल वाले तो सभी को पता है जीरो ही होंगे, नॉन प्रिंसिपल वाले एलिमेंट जितने भी होंगे वो तो जीरो ही होने हैं, सिर्फ प्रिंसिपल वाले एलिमेंट्स जो हैं वो वहां पर लिखे जाएंगे उसके अंदर, याद रखिएगा ये पार्ट, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, ये आपको सारी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए थी। इसके बिहाफ पे भी कई सारी मैट्रिसेस बताई गई है, स्केलर मैट्रिसेस, ये सब मैट्रिसेस, ऑर्डर, तो ये आपकी सारी टाइप ऑफ मैट्रिसेस थी। जितना भी हम डिस्कस कर सकते थे उसमें अंदर डिस्कस हमने कर लिया है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, ये सारी बात हम बात कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस बड़े सारे आते हैं, किसके ऊपर बताता हूं मैं आपको, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर आ सकता है, स्केलर, आइडेंटिटी और यूनिटरी मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, वो भी कौन कौन से प्रीवियस के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अभी, क्लियर। तो ये आपका बात हुई टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। उसके बाद आते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर अगर हम बात करें बेटा आपसे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर अगर हम बात करें आपसे, ऑपरेशन के अंदर हम बात कर सकते हैं बेटा किस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ट्रांसपोज मैंने आपको बता दिया है। चलिए सिर्फ आपको क्या करना है, कंडीशंस देखनी है कि क्या कंडीशंस लगाई जाएं कि जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ऐड हो जाए, क्या कंडीशंस लगाई जाएं कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए, क्या कंडीशंस लगाए जाएं कि वो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये आपको याद रखनी है। इस दोनों के अंदर क्या कंडीशन होती है सुन लीजिए। अगर आपको किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किए जाते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किए जाते हैं, जो उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उसको ना तो ऐड कर सकते हैं ना उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, उसका भी बिहाफ पे हम रीजन आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल लेके 1 2 4 5 7 1, एक मैट्रिक्स ये हमारी है, दूसरी मैट्रिक्स हमारी बी है 2 3 4 5 7 8, ये मैट्रिक्स है।
पहले वाले का ऑर्डर बताइए फटाफट, साफ दिख रहा है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है। सबसे पहले किसने बोला कि ए प्लस बी आइडेंटिफाई होगा, वेरीफाइड होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम है या नहीं है। यस, ए का ऑर्डर 2x3 है, बी का ऑर्डर भी 2x3 है, हम ऐड कर सकते हैं। तो ए और बी को ऐड करने के लिए आपको पॉसिबल है, कर सकते हैं, यस पॉसिबल है। पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब जो पोजीशन इधर से है वही पोजीशन इधर से ही होनी चाहिए। 1 और 2 3 और 2 5, 4 और 4 8, 5 और 5 10, 7 और 7 14, 8 और 1 9। ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स नई वाली मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी वही रहेगा जो पहले वाली दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है। याद रखिएगा, ऐड करने के पहले भी दोनों ऑर्डर का सेम होना चाहिए, ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी वही होगा जो पहले वाली दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर था, अलग ऑर्डर नहीं होगा उन दोनों मैट्रिक्स का। हाँ, अब मैं आपसे बात करता हूं कि कब पॉसिबल नहीं है। आपके पास एक बी मैट्रिक्स दे दी बेटा 2x2 की, कहता है अब बताइए कि a प्लस बी पॉसिबल है या नहीं है। हमने कहा कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर है 2x3 का, इसका ऑर्डर है 2x2 का, सेम नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते दिखा दो। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गया, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गया, 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गया, 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गया। 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग ही नहीं है तो 4 को ऐड किस में किया जाए। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है तो 1 को ऐड किस में किया जाए। अब किसी एलिमेंट का अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही नहीं है तो आप ऐड कैसे कर सकते हैं। तो आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। अगर किसी मैट्रिसेस का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही नहीं है तो ऐड पॉसिबल नहीं है। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ऐड में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑपरेशन का जो रहता है वो रहता है मल्टीप्लाई का। हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, कैसे आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐड करने पर जो ऑर्डर पहले होता है वही ऑर्डर बाद में होगा, इंटरचेंज नहीं करता या चेंज नहीं करेगा ऑर्डर। अब बात करते हैं ए और बी को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो अब बताइए भाई क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। ए का ऑर्डर है m क्रॉस n का, बी का ऑर्डर है p क्रॉस q का। ठीक है जी, दोनों का ऑर्डर दिया है, सेम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। कंडीशन सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो से मैच करने चाहिए। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो से मैच करनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। अगर वो मैच कर जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है वो यस इट इज पॉसिबल। पहले तो बात आई कि हाउ टू चेक इट्स पॉसिबल और नॉट। हम चेक कैसे करेंगे कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। पहले वाले के नंबर ऑफ रो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो से मैच करने चाहिए। अगर वो मैच कर जाते हैं तो यस इट इज पॉसिबल। अगर मल्टीप्लाई करानी है आपको ए और बी की तो वो कहता है पहले तो ऑर्डर आइडेंटिफाई करिए। ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट इनटू लास्ट जो होगा वो हमारा मैट्रिक्स करने के बाद, जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होता है। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई के अंदर पहले ऑर्डर पता किया जाता है, ऑर्डर पता करने के बाद क्या होता है उसका डिजाइन बनाया जाता है। डिजाइन बनाने के बाद हम उसको करा सकते हैं वेरीफाई। दिखाता हूं मैं आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जांपल देता हूं आपको एक। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2x2 की है, B जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है बेटा 2x3 की। उसके अंदर 2 रो है और उसके अंदर 3 कॉलम है हमारे। तो पहले मैंने कहा कि A इंटू बी डिफाइंड है। क्या पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है? बिल्कुल है। ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट 2x3 का। सबसे पहले ऑर्डर लिख लेता हूं, 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। ये होता है स्ट्रक्चर मैट्रिक्स का। अब ये वाला एलिमेंट फिल करना है। पहली वाली मैट्रिक्स के सिर्फ रो लिए जाते हैं, दूसरे वाली मैट्रिक्स के सिर्फ कॉलम लिए जाते हैं। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के रो लिए जाते हैं, सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स, ये मुझे ये वाला एलिमेंट फिल करना है। ये 1 और 1 वाला है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग की मल्टीप्लाई बीच में ऐड। 1 into 1 1, 2 into 2 4,
4 और 1 5, 1 2 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 3 3, 4 into 2 8, 8 और 3 11, फर्स्ट और थर्ड, 1 into 4 4, 5 into 2 10, 10 और 4 कितना 14, सेम ये 2 1 है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट वाली जो मैट्रिसेस है उसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ रो, उसके रो लिए जाएंगे, सेकंड वाली मैट्रिक्स के सिर्फ कॉलम लिए जाएंगे, उसके रो नहीं लिए जाएंगे। तो चलिए कराइए मल्टीप्लाई, 3 1 3, 4 2 8, 8 और 3 11, 3 3 9, 4 into 4 16, 16 और 9 कितना आपका 25, 3 into 4 12 और 5 into 4 20 और 10 30 और 2 32, 32, ये A into B आ गया। इस तरीके से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाले की हमको सिर्फ नंबर ऑफ रो चाहिए होते हैं, सिर्फ रो चाहिए, सेकंड वाले के कॉलम चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग की मल्टीप्लाई करवा के बीच में ऐड किया जाता है, माइनस नहीं किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात आई, सर ए बी और बी ए क्या सेम होते हैं या नहीं होते हैं? सेम नहीं होते हैं भाई। आप चेक करिए, ये ए और बी था, ए बी मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब सबसे बड़ी बात आई, कहता है कि कोई मुझे कहता है बी ए सबसे पहले बताइए डिफाइंड है या नहीं है। बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना डिफाइंड है या नहीं है? बी को ए से मल्टीप्लाई कराना डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है आप चेक करिए। अगर आप बी को ए से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बी का ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। यही आपको बात बतानी है कि ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली तो बराबर नहीं होगा। नॉर्मली अगर हम डिस्कस करें, नॉर्मली बराबर नहीं हो सकता है वो। हाँ, कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो बराबर हो भी जाए, बट नॉर्मली वो बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम बात कर सकते हैं, ये आपकी थी हाउ टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। आप कैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी भाई, कि मल्टीप्लाई कब करानी है कब नहीं करानी। इसके बिहाफ पे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं आपके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस देख सकते हैं आगे जाके, थ्योरी कैसे कैसे हम बात कर सकते हैं। तो ये आपका सारा का सारा पार्ट था, मल्टीप्लाई कैसे करा सकते हैं, ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं, ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर्स के ऊपर कैसे कैसे हम बातें कर सकते हैं, सारी की सारी। तो ये आपकी सिर्फ जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो थ्योरी बताई है अभी मैंने आपको, वो सिर्फ आपकी मैट्रिक्स की थ्योरी है। ना इसके अभी अंदर मैंने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया है, ना इसके अंदर मैंने अभी आपका एडजॉइंट वाला पार्ट या फिर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट वाला पार्ट जो है वो अभी स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चंस भी आपको अभी इसके कराने हैं, क्वेश्चंस भी अभी आपके मैंने इसके स्टार्ट नहीं किए हैं। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक थ्योरी बता रहा हूं कि ये इसके अंदर ये पार्ट हो सकता है। तो ये आपका पहला आपका सेशन था। देखिए, ज्यादा बड़े सेशन हम नहीं बना रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के सेक्शन बनाएंगे हम, उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी, तरीके से मिलेगी, सारी की सारी अच्छे से मिलेगी आपको वीडियोस। कम कराओ लेकिन बढ़िया कराओ, ये हमको एजेंडा लेके चलना है। कम कराओ लेकिन बढ़िया से कराओ बच्चे को, ताकि समझ में तो आए अच्छे से। क्लियर? तो आज वाले सेशन में सिर्फ मैंने आपको मैट्रिसेस की थ्योरी रिवाइज कराई है। कल जो हमारा नेक्स्ट सेशन मिलेगा आपको, उसके अंदर आपको मैट्रिसेस के जितने भी प्रीवियस के अंदर ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए जाएंगे कल वाले जो डे 2 का प्लान होगा हमारा। फिर आपको डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की सारी एक बार थ्योरी की क्लास मिलेगी, और फिर एक बार आपको सारे के सारे डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की किसकी क्लास मिलेगी? क्वेश्चंस की क्लास मिलेगी। जिस दिन क्वेश्चंस की क्लास होगी, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर डॉक्स फॉर्मेट में आपको उसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्लियर? आज वाले सेशन में सिर्फ मैंने आपको मैट्रिसेस जितनी भी पॉसिबल थ्योरी हो सकती थी वो थ्योरी डिस्कस कराई है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि नेक्स्ट सेक्शन में जब क्वेश्चन स्टार्ट हो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको सारी थ्योरी रिवाइज करनी है, ताकि क्वेश्चन अच्छे से और बढ़िया से बना सके आप। क्लियर? ठीक है? तो मैक्सिमम बच्चों को जितना जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई जो वीडियो उनके पास आए, हम जब अपलोड करें तो उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन उनके पास चली जाए, और अच्छे से वो बढ़िया से परफॉर्म करें और बढ़िया से अपने पेपर की तैयारी करिए, क्योंकि पेपर ज्यादा दूर नहीं है, आने ही वाला है। क्लियर? ठीक है बेटा, थैंक यू।